आदाब। आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं एक ऐसे ज़िक्र से, यानी एक ऐसे साहब के ज़िक्र से कि जो अपने रखरखाव और अपने अंदाज से लखनऊ की कदीमी तहज़ीब और रईसों के मिजाज की अक्कासी करते थे। उनका नाम यूँ समझिए, उनको छोटे नवाब साहब कहेंगे। बड़े साहिब हैसियत थे, साहिब जायदाद थे और बड़े वसीक़ेदार थे, यानी उनकी रॉयल पेंशन भी बहुत बड़ी थी और उनके रहने सहने के जो ढंग थे वो भी निराले थे। देखने में वो इंतहाई शानदार और बहुत ही खूबसूरत इंसान थे, बिल्कुल जैसे रशियन रेसलर्स होते हैं, रशियन पहलवान होते हैं, इस तरह की उनका कुछ गेटअप था। बहुत गोरे, बिल्कुल गुलाबी, दूर से उनकी पेशानी यानी माथा जो था वो चमकता था, बड़ी बड़ी मूछें उनकी, बहुत ही तंदुरुस्त तवाना किस्म की शख्सियत थी वो। और साहब उनके पास एक हथनी थी। वो हथनी उनके काम इसलिए नहीं रखी गई थी कि उस पर वो सवारी ज़्यादा करते थे, बल्कि सुबह वो कसरत के बाद उस हथनी से ज़ोर देते थे। ज़ोर देने का माने हथनी उनको ढकेलती थी और वो उसको ढकेलते थे। मुकाबला होता था कि कौन किसको पीछे ढकेल देता। और कभी कभी जब उनका दिल चाहता था तो उसी हथनी पर सवार होकर वो शहर का मुआयना भी करते थे और उस पर वो अक्सर अखबार पढ़ते हुए सुबह निकलते थे। बहुत ही बुर्दबार किस्म की शख्सियत थी। जाहिर बात है, बड़े वसीक़ेदार थे, बड़े नवाब थे, सबसे बातचीत तो नहीं करते थे वो, लेकिन अगर कोई रास्ते में उनको मिल गया, उसने झुक कर सलाम किया तो वो उसकी कुछ मदद भी कर दिया करते थे। बहरहाल ये छोटे नवाब साहब जो थे वो इस कदर तंदुरुस्त और इस कदर ताकत थी उनमें कि जिन लोगों ने उनको देखा वो ये बताते हैं कि चांदी का सिक्का जो होता है उस पर कुछ इंप्रेशन बने होते हैं। आप मलका विक्टोरिया की या तो शक्ल बनी होती है, क्वीन विक्टोरिया की या जॉर्ज पंजुम यानी जॉर्ज फिफ्थ की पुराने सिक्कों में बनी होती थी। उनकी ताकत का अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि वो जब उसको एक यानी इस उंगली से और अंगूठे में रख के मसल देते थे तो उसके जो नक्शो निगार थे, जो इंप्रेशन थे, वो मिट जाते थे और सिक्का बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था, बिल्कुल चिकना हो जाता था। और लोगों ने ये भी बताया है कि वो ताकत इतनी थी कि वो तांबे की सीनी ट्रे जो थी उसको यूं करके कागज़ की तरह फाड़ दिया करते थे। शहर में एक साहब जो थे वो बहुत तनोतोश के थे, यानी बहुत लंबे चौड़े थे, मजबूत थे। वो जब कुर्सी पर बैठे होते थे तो ये छोटे नवाब साहब उनकी एक कुर्सी की एक पाए को पकड़ के उनको पूरा एक हाथ से उठा देते थे। इनकी ग़िज़ा भी इनकी सेहत के हिसाब से थी। सुना है कि 1.25 सेर भीगे हुए बादाम आप नौश फरमाते थे सुबह और 5 सेर दूध और उसके अलावा इसी मकदार में अखरोट की गरी वगैरह भी आप खाते थे। छोटे नवाब साहब का निशाना भी बड़ा अचूक था। कहते हैं कि अगर मुजरे में वो बैठ गए कहीं पर और तवाइफ अगर कुछ घूम घूम के गा रही है, नाच रही है, तो उससे कहते थे ठहर जाओ और ज़रा आहिस्ता आहिस्ता नाचो। और वो अपनी रिवॉल्वर से जब गोली मारते थे तो क्या मजाल कि वो तवाइफ को लग जाए, बल्कि उसके झुमके को या जो उसका झूमर होता था उससे लग के निकल जाती थी। एक शौक़ उनका ये भी था कि वो शेर के शिकार को जाते थे और यक को तन्हा अकेले जाते थे मैलानी के जंगलों में, और वो भी पैदल और सिर्फ 2 कारतूस। तो किसी ने पूछा कि नवाब साहब अगर दोनों कारतूस ख़त्म हो गए और शेर का शिकार नहीं हो पाया और वो नहीं मरा, तो उन्होंने कहा फिर हम हैं और शेर है। छोटे नवाब साहब इंतहाई ईमानदार और बड़ी नोकझोंक के इंसान थे। किसी चीज़ में वो बिल्कुल किसी चीज़ में कोई कमी बेशी नहीं रखते थे। बहरहाल बड़े भाई से उनका जो था वो बंटवारा हुआ, सब चीज़ें बटी, जो हीरे जवाहरात थे, जो जायदाद थी वो बराबर से बट गई। एक रह गया उनके वालिद की शादी का पैजामा। अरे साहब वो कारचोबी गुले अनार पैजामा, उसका क्या किया जाए? दर्जी को बुलाया गया और कहा इसको बीच से बराबर से काटो। उस पैजामे के 2 पाइचे जो थे वो अलग किए गए, एक पाइचा इन्होंने उसको तहा के हाथ पे लिया और बड़े भाई से कहा कि इसको आप रख लें। उन्होंने कहा नहीं, ये तुम रख लो। गोया दोनों भाइयों में अपने वालिद की शादी के पैजामे का एक एक पाइचा जो था वो तकसीम हो गया। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अक्सर प्रोग्राम में जब मुमकिन होगा तो लखनऊ को सजावटी बर्तनों और जिसकी उसके साथ जो जुड़ी हुई रस्में वगैरह हैं उनका भी तस्करा ज़रूर किया जाएगा। आज बात करते हैं ख़ासदान की। ये ख़ासदान जो आप देख रहे हैं, जिसको कहते हैं ख़ासदान, जेड का साउंड आता है लेकिन लिखते ख़ासदान है, यानी ख़ास काम के लिए होता है। उम्मन इसको पानदान भी कहते हैं, जबकि पानदान नहीं है, ख़ासदान है। इसमें पान बना के उसकी गलोरियाँ रखी जाती हैं और किसी के सामने उसको पेश किया जाता है। ख़ासदान का एक और भी इस्तेमाल है, वो ये है कि जो ख़ास किस्म के तोहफे होते हैं वो ख़ासदान में रख के दिए जाते हैं। मसलन जैसे दुल्हन की मुँह दिखाई होती है,
लखनऊ में दूल्हा की सलाम कराई होती है। जब निकाह हो जाता है, तमाम रस्में हो चुकी होती हैं, तो दूल्हा जो है वो औरतों में जाते हैं और 2 रू यानी 2 लाइन में सारे रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं और दुल्हन की जो वालिदा हैं, जो सबसे बड़ी वहाँ जो लेडी होती हैं, वो सबसे उनको इंट्रोड्यूस कराती हैं, तुम्हारी खाला हैं, ये फूफी हैं, ये चची हैं, और सब लोग उनको सलाम कराई देते हैं, यानी कुछ ना कुछ रकम लिफाफे में या थैली में रख के देते हैं। लेकिन जो सबसे ख़ास सलाम कराई होती है, जो घर की सबसे बड़ी जो लेडी होती हैं, जो सास होती हैं, वो देती हैं, वो ख़ासदान में रख के देती हैं, और वो ख़ासदान खोल के देती हैं। दूल्हा मियाँ उसको लेते हैं और सलाम करके अपनी मदर को दे देते हैं, वो अपने पर्स में उसको रख लेती हैं। ख़ासदान वज़ा के होते हैं, कभी किसी की गुब्ज़ी पर मोर बना होता है, किसी पर ताज बना होता है, किसी पर कुछ और किस्म का डिज़ाइन होता है, और ये चांदी के भी होते हैं और गंगा जमनी भी होते हैं। पुराने घरों में सोने चांदी के मिले हुए और मुरादाबादी भी होते हैं। हर घर में आपको ये ख़ासदान एक ज़रूर मिल जाएगा, ताकि उसमें पान लोगों को पेश किए जाएं और ऐसे ख़ास मुबारक मौक़ों पर शादी ब्याह में उसका इस्तेमाल इस काम के लिए लिया जाए। ख़ासदान के अंदर जिस चीज़ में पान बना के गिलोरी रखी जाती है, वो एक छोटे छोटे कोन जैसे होते हैं, इसको चोंगली कहते हैं, जिसके अंदर पान को पहना दिया जाता है, उसको चोंगली कहते हैं। लखनऊ के घरों का एक और एसेंशियल आइटम है मीर फर्श, जो आप देख रहे हैं। मीर फर्श कहते हैं, जब ज़मीन का बिस्तर होता है, उस पर चांदनी तान दी जाती है तो वो हवा से उड़े नहीं, इसलिए चारों कोनों पर पत्थर के या अक्सर लोहे के भी बीदरी काम के भी होते हैं वो, या कहीं अगर कुछ नहीं हुआ तो लकड़ी के खूबसूरत मीर फर्श ऐसे जिस तरह की आप देख रहे हैं वो बना के रख दिए जाते हैं। मीर फर्श भी अक्सर घरों में पाए जाते हैं। पहले तो बड़े बड़े दालान होते थे, ज़मीन का फ़र्श होता था महफिलों में, मजलिसों में, उसमें कोनों पर ये मीर फर्श रख दिए जाते थे ताकि चांदनियाँ जो है वो उड़े नहीं और बिस्तर ख़राब नहीं हो। लखनवी ज़बान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अकेले लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि उसके साथ एक और उसी साउंड का या उसी टोन का एक और लफ्ज़ भी होता है। जैसे औज मौज कहते हैं, उनकी तो बड़ी औज मौज है, मतलब उनके बहुत अल्ले तलल्ले हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, उसको कहते हैं औज मौज। इसी तरह कहते हैं दौर दौरा माने उनकी बहुत आजकल जो है अच्छा टाइम चल रहा है और बड़े मज़े कर रहे हैं, कहते हैं अरे उनका तो साहब बड़ा दौर दौरा है। वैसे मिन्नत समाजत यानी रिक्वेस्ट करने को कहते हैं, जिसने बहुत ज़्यादा किसी से रिक्वेस्ट की तो उसको कहते हैं बड़ी मिन्नत समाजत की। कुछ बेगमाती मुहावरे हैं, यानी बेगमाती ज़बान वो जो घरों के अंदर की ज़बान होती है, उसमें जैसे दीदे का पानी मर गया, दीदे का पानी मरने को कहते हैं, यानी बहुत कोई इंसान अगर बेगैरत हो जाए, बेहया हो जाए, उसको किसी बात की कोई आर न रहे तो कहते हैं दीदे का पानी मर गया। एक बात और कही जाती है, जूतियों समेत आंखों में उतरे जाते हैं या आंखों में घुसे जाते हैं, मतलब ये एक ऐसा सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि उसको किसी का कोई लिहाज नहीं है, यानी जूतियों समेत आंखों में घुसे जाते हैं। फिर है हम तो भैया कोहनियों से हाथ जोड़ते हैं। कोहनियों से हाथ जोड़ने का मतलब कि भैया हम इनसे बिल्कुल मिलना जुलना नहीं चाहते हैं, इनसे बिल्कुल हम मुक्ति चाहते हैं, तो कहते हैं हम तो कोहनियों से हाथ जोड़ते हैं। इसी के साथ अब आपका दोस्त महमूद आबदी आपसे इजाज़त चाहता है। अगली मरतबा आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले वही गुजारिश कि आप इस प्रोग्राम को देखते रहें, अपने दोस्तों से शेयर करें और उनसे भी इस चैनल को, जिसका नाम कल्चर बाज़ार है, उसको सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि ये चैनल आपका ही है, आपके शहर की बातें करता है, आपकी तहजीब की बात करता है। और जिन लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं। इजाज़त, अगली मरतबा फिर मुलाकात होगी। आदाब।